नमस्कार। अत्ते की पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। अत्ते की पाठशाला पर आज क्लास 10th की हिस्ट्री लेसन फर्स्ट राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये पहला चैप्टर आज हिस्ट्री क्लास 10th का स्टार्ट किया जा रहा है। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियोस को। आज हम इतिहास यानी हिस्ट्री के लेसन फर्स्ट पर चर्चाएं करेंगे कि राइज इन नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, क्या कारण थे यूरोप में नेशनलिज्म के ग्रोथ के, इन सब मैटर पर चर्चाएं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट क्लास 10th का। हमारे इस चैनल पर क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी के पहले लेसन की वीडियोस और नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। जिस भी स्टूडेंट को नोट्स ना मिले हों वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9453068132 पर संपर्क कर सकता है और उसे नोट्स और सारे मटेरियल प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ये जो राष्ट्रवाद है, पहले ये क्या है? राष्ट्रवाद को समझने के लिए, नेशनलिज्म को समझने के लिए देश के प्रति जो समर्पित होते हैं, जैसे मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग अपने हित को देश हित से जोड़कर देखते हैं और जब यह देश हित लोगों के दिलों में बस जाता है तो यही राष्ट्रवाद है। यानी राष्ट्र हित जिसमें सर्वोपरि होता है, जिसमें नेशनल वेलफेयर को लोग प्रायोरिटी देते हैं, पर्सनल वेलफेयर की अपेक्षा वह फीलिंग नेशनलिज्म फीलिंग कहलाती है। आइए चर्चाएं करें पहले टॉपिक्स पर। इन 1848 फ्रेडरिक सेरियोज, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dreams of world made of democratic and social republic, as he called them. The first point, figure 1 of the series, show the peoples of Europe and America, men and women on all ages of social class, marching in a long train and offering homage of Statue of Liberties, and they passed by it as they would recall artists of the time that tragic French Revolution personified liberty and female figures. Here you can recognize the torch of enlightenment, severe in one hand and charter of right of man in other. कह रहा है कि 1848 में फ्रेडरिक शेरेन ने, जो एक फ्रांस का आर्टिस्ट था, उसने पेंटिंग की 4 सीरीज यानी कलाकृति की 4 सीरीज बनाई, जिसमें उसने एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी या डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक कंट्री की संकल्पना की। पहले फिगर्स में उन्होंने यह दिखाया कि यूरोप और अमेरिका के लोग, मैन और वेमेन्स, जो महिलाएं और पुरुष हैं, वो एक कतारबद्ध तरीके से, यानी एक ट्रेन में अपने आप को स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास इकट्ठा कर रहे हैं या इकट्ठा हो रहे हैं। दूसरे पेंटिंग्स में उसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन, लिबर्टी और फीमेल फिगर्स को दिखाया है, जिसमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी को एनलाइटमेंट के रूप में दिखाया गया है, पथ प्रदर्शक के रूप में दिखाया गया है, और दूसरे उसके एक हाथ में टॉर्च, यानी जो एनलाइटमेंट है उसे एनलाइटमेंट का स्वरूप दिया गया है, और दूसरे हाथ में चार्टर्ड है, राइट है, अधिकारों का चार्टर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन है। On the earth, the foregrounds of image is set to remain to symbol of absolute institution. कह रहा है कि यह पृथ्वी पर जो सामंतवाद है, Optopans version, Soren Optopans version, people should be groups, distinct nation, identified through their flags and national costume. यह एक सिंबल है पेंटिंग में कि यह जो सामंतवाद है उसकी समाप्ति हो गई है, और सोरेन के दूसरे पेंटिंग्स में लोग अलग अलग राष्ट्रों से, अलग अलग फ्लैग से, अलग अलग कॉस्ट्यूम से पहचाने जा रहे हैं। लीडिंग द प्रोसेशन वे पास
Statue of Liberty and United States, Switzerland, which by their times were already nation state। कह रहा है कि वो सभी उस स्टैचू ऑफ लिबर्टी से गुजर रहे हैं जिसमें यूनाइटेड स्टेट, स्विट्जरलैंड और भी बहुत सारे राष्ट्र हैं। फ्रेंच आइडेंटिफाई बाय द रिवॉल्यूशनरी ट्राइकलर्स एंड जस्ट रीच द स्टैचू। फ्रेंच अपने ट्राइकलर्स यानी जो ट्राइकलर यानी तीन कलर का जो उसका फ्लैग है उससे पहचाना जा रहा है जो स्टैचू के पास पहुंचने वाला है। सी इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मन। उसके बाद जर्मन के पीपल्स उसे फॉलो अप कर रहे हैं बेयरिंग द ब्लैक एंड रेड गोल्ड फ्लैग, ब्लैक रेड और गोल्ड फ्लैग के साथ। इंटरेस्टली at the time when Sauron created image of German peoples did not yet exercise United Nation। कह रहा है कि रुचकर बात यह है कि जिस समय शोरेन ने ये पेंटिंग बनाई थी उस समय जर्मन पीपल्स जो थे वह यूनाइटेड नेशन से अलग नहीं थे यानी यूनाइटेड नेशन से बाहर नहीं थे। The flag to carry the expansion of liberty hope in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into nation state under the democratic constitution। यह उस समय की बात है 1848 में जब जर्मन का यूनिफिकेशन हो रहा था। वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट यानी जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटीज को फॉलो अप किया जा रहा था। फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। उसके नीचे या जर्मन पीपल्स के बाद ऑस्ट्रियन किंगडम के पीपल्स हैं जो दो स्केलेंस यानी लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रसिया इसके साथ जुड़े हुए हैं। फ्रॉम द हेवन above Christ sons angels grave upon the scene। उस पेंटिंग के ऊपर जो क्रिश्चियन संत और एंजल्स हैं जो उस सीन्स के ऊपर बनाए गए हैं they have been used to artisan symbolize of frequently among the nation of the world। वह राष्ट्र के संप्रभुता और समानता का प्रतीक के रूप में हैं। In this chapter we deals with the many of issues visualized by Soren's in flag one during the 19th century nationalism emerged as the force which brought the sweeping change in political and mental world of the Europe। सोरेन की पेंटिंग्स में 19th सेंचुरी में राष्ट्रवाद का उदय होता है जो पूरे विश्व में यानी पूरे यूरोप की मेंटेलिटी और पॉलिटिकल सिचुएशन को बदल कर रख देता है, पूरी तरह समाप्त कर देता है या पूरी तरह चेंज कर देता है। The end result this change was emerged as the nation state और इस चेंज के कारण अंत में एक राष्ट्रीय राज्यों का उदय होता है यानी एक ऐसे राष्ट्रों का उदय होता है जिसमें अलग अलग डायनेस्टीज जो यूरोप में वर्क कर रही थी उनका समापन किया जाता है और वो मॉडर्न स्टेट के रूप में एक डेमोक्रेटिक कंट्री, सेवरन कंट्रीज, टेरिटरीज डेवलप या नेशनल स्टेट्स के रूप में डेवलप होते हैं और वहाँ पर कॉमन सेंस आइडेंटिफिकेशन होता है जिसमें लोग स्ट्रगल करते हैं और अपने लीडर्स और कॉमन पीपल्स के एक्शन के कारण अलग अलग ग्रुपों में अलग अलग राष्ट्रवाद की भावना का जन्म होता है। इसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो आइए चलते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन और राष्ट्रवाद के विचारों की तरफ। आप जानते हैं कि जो यूरोप में राष्ट्रवाद का विचार था उसका जन्म फ्रांस में ही हुआ था क्योंकि यूरोप में फ्रांस ही एक ऐसा देश है जहां पर पहली बार डेमोक्रेसी की बात की गई, जहां पर पहली बार डेमोक्रेसी की बात की गई और जहां पर पहली बार राइट्स की बात की गई। तो यहां से राष्ट्रवाद का जो की भावना है उसका जन्म हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म कम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। पहला जो राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ वो साफ तौर से फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन में हुआ जो 1789 में हुआ। फ्रेंच एज यू वुड रिमेंबर वाज द फुल फ्लैग्ड टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्च। आपको यह पता है या याद होगा आपको कि पूरी तरह जो
फ्रांस था 1789 तक, वह एक एब्सोल्यूट मोनार्च यानी वास्तविक राजतंत्र वहां पर होता था, या वास्तविक राजतंत्र का शासन था। The political and constitutional change that come in the wake of French Revolution lead to be transfer the sovereignties from the monarchy to the bodies of French citizen। कह रहा है कि 1789 में जब वहां पर पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बदलाव किए गए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के द्वारा, तो वहां पर स्वतंत्रता समानता को स्थापित किया गया फ्रेंच सिटीजन्स के द्वारा और मोनार्च को समाप्त किया गया। द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वाज पीपल हु वुड henceforth constitute the nation and shape its dynasty। उस रिवॉल्यूशन में यह घोषणा किया गया कि यह लोग ही हैं, यानी नागरिक ही हैं, यानी सिटीजन ही हैं, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन या एक राष्ट्र को एक कॉन्स्टिट्यूशनल राष्ट्र बना सकते हैं और उसकी डेंसिटी को या उसकी डिजिग्निटी को सुरक्षित रख सकते हैं, उसको एक नया आकार दे सकते हैं। From the very beginning of French Revolution introduced various measures and practices that would create the sense of collective identity among the French peoples। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले अलग अलग मेजरमेंट और प्रैक्टिस को इंट्रोड्यूस किया गया, और ताकि जो फ्रांसीसी पीपल्स हैं उनके अंदर जो नेशनलिज्म है उसके सेंस को पहचाना जा सके या उसके सेंस को ग्रोथ किया जा सके। द आइडियाज ऑफ लॉ पार्टीज, द फादरलैंड एंड ली Cheyons, the citizens emphasize the nation of the united community enjoying the rights under a constitution। कह रहा है कि आइडियाज ऑफ लॉज पेरिस एंड द ली कोथियंस, जो ला पारिस मीन्स होता है फादरलैंड यानी यह जमीन हमारी पिता है, एंड ली कैथियंस मीन्स हम यहाँ के नागरिक हैं, यूनाइटेड, और जो यूनाइटेड कम्युनिटी है उस वह हमारी समुदाय है। वी कैन एंजॉय द राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, और हम संविधान के अंतर अधिकारों का आनंद ले सकते हैं। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर विच चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड, जो नया ट्राई कलर का फ्लैग चुना गया था वह जो रॉयल स्टैंडर्ड है उसको समाप्त करता था या उसको चेंज करके चुना गया था। द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन, जो स्टेट जनरल था वह एक्टिव सिटीजन की बॉडी द्वारा चुना जाता था। एंड रीनेम द नेशनल असेंबली, न्यू हैम्स वेयर कंपोज्ड, और नेशनल असेंबली को रीनेम किया गया और नए हैम्स यानी कविताओं को बनाया गया, ओथ को बनाया गया, एंड कोरोमेंट्रेंट्स यानी उसके नए मैथ्रिंट को कोरोमेंट्रेंट्स को बनाया गया। ऑल द नेम्स ऑफ द नेशन मतलब राष्ट्र के नाम से। A centralized administrative center was put in place of formulated uniform law for all citizens। एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बनाया गया और जिसमें रूल एंड रेगुलेशन को सभी नागरिकों के लिए समान रूप से बनाया गया विद इन द टेरिटरी मतलब उस साम्राज्य के अंदर। इंटरनल कस्टम ड्यूज एंड ड्यूज वेयर एबॉलिश्ड, आंतरिक जो कस्टम ड्यूटीज और ड्यूज थे उसे समाप्त कर दिया गया। एंड यूनिफॉर्म सिस्टम एंड वेट एंड मेजरमेंट वेयर अडॉप्टेड, एक समान वेट मेजरमेंट को अडॉप्ट किया गया। रीजनल डेलीगेट्स वेयर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच इट as it was spoken and written in Paris become the common language of the nation। रीजनल जो डेलीगेट्स थे यानी जो आंतरिक जो स्थानीय डेलीगेशन थे उसे समाप्त कर दिया गया और फ्रेंच स्पीकिंग लैंग्वेज को या फ्रांसीसी लैंग्वेज को बोलने और लिखने की लैंग्वेज को रूप में स्वीकार किया गया पेरिस में और उसे राष्ट्र की सामान्य लैंग्वेज घोषित किया गया। रिवॉल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर दैट इट वाज द मिशंस एंड द density to French nation liberty of the people of Europe and this promise to other world to help other people in Europe to become nations। वहाँ के क्रांतिकारी ने आगे इस वॉर को डिक्लेयर किया, यह एक मिशन है आत्मसम्मान का कि फ्रांसीसी नेशन दूसरे राष्ट्रों को यूरोप में स्वतंत्र होने के लिए हेल्प करेगा और उन्हें एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र बनाने में मदद करेगा और उन्हें एक लाइबरल कंट्रीज या नेशन या एक नेशनलिज्म कंट्रीज के रूप में डेवलप करेगा। When the news of the event of French reached to different cities of Europe, student and other member of educated middle class began setting up Jacobin clubs। कह रहा है कि जब यह न्यूज़ फ्रेंच रिवॉल्यूशन की
यूरोप के दूसरे शहरों में पहुंची तो स्टूडेंट्स और दूसरे जो मेंबर्स थे जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, उन्होंने भी जैकोबिन क्लब की स्थापना करना प्रारंभ कर दिया। देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन प्रिपेयर्ड अ वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज व्हिच मूव टू इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली इन 1790। कह रहा है उनके जो एक्टिव कैंपेन्स थे, उन्होंने एक रास्ता बनाया फ्रेंच आर्मीज के लिए ताकि वो हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के अधिकतर भागों में 1790 तक पहुंच सके। विद द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशनरी वॉर द फ्रेंच आर्मी बिगेन द कैरी द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। कह रहा है कि जैसे जैसे जो क्रांतिकारी के या रिवोल्यूशनरी वॉर होते गए, फ्रेंच रिवोल्यूशन या फ्रेंच आर्मी जो है वो नेशनलिज्म का सिंबल बन गई और नेशनलिज्म विचारों को या नेशनलिस्ट आइडियाज को कैरी अप करने लगी या राष्ट्रवाद के विचारों को आगे बढ़ाने लगी। देखिए ये जो फिगर्स है ये उस समय का फिगर्स है जब यूरोप जो है उसमें राष्ट्रवाद का उदय नहीं हुआ था, यानी यहाँ पर अलग अलग जो राष्ट्र हैं वो अलग अलग विचारों से या अलग अलग इसमें रेजमीज या डेनेस्टीज की यहाँ पर रूल था। Within the wide swath of territory that come under his control, Napoleon set up the introducing many a reform that had already introduced in France। कह रहा है कि जैसे जैसे टेरिटरी विथ होती गई यानी टेरिटरी फैलती गई, जो नेपोलियन था उसने अपना कंट्रोल बढ़ाना शुरू किया। उसने कई ऐसे सुधार किए जो फ्रांस में इंट्रोड्यूस किया या फ्रांस में उसकी शुरुआत की गई। Through the return of monarchy, Napoleon had no doubts destroyed democracy in France। कह रहा है कि जैसे राजतंत्र वापस आया, नेपोलियन ने फ्रांस में डेमोक्रेसी को नष्ट कर दिया। But in the administrative field, he had incorporated revolutionary principle in order to make whole system more rational and efficient। लेकिन उसने प्रशासनिक सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत बनाया। उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का पालन किया और पूरे सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और प्रभावशाली बनाया। द सिविल कोड ऑफ 1804, यूजुअली नोन एज नेपोलियन कोड, डिड अवे द ऑल प्रिविलेज ऑन द बेस ऑफ बर्थ, एस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ, सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। जो नेपोलियन कोड या सिविल कोड 1804 में नेपोलियन ने बनाया, जिसे नेपोलियन कोड भी कहते थे, उसने उन सारी सिद्धांतों को बनाए रखा जो जन्म के आधार पर थी। उसने समानता को और ज़्यादा विकसित किया कानून की दृष्टि में और लोगों के अधिकार और उनकी संपत्ति के लिए रूल एंड लॉ को और ज़्यादा सिक्योर किया। दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर द फ्रेंच कंट्रोल। इस कोड को जो फ्रेंच के कंट्रोल के जो भूभाग थे उसमें भी एक्सपोर्ट किया गया, यानी उसमें भी फैलाया गया। इन डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी में नेपोलियन ने इस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को अलग अलग लागू किया। एबॉलिश द फेडरल सिस्टम, उसने यहाँ पर फेडरल सिस्टम को समाप्त किया। फ्रीज प्रेजेंट एंड स्केप डाउन मोनार्शियल ड्यूज, उसने काश्तकारों को जो लगान था या जो ड्यूज थे उसे समाप्त कर दिया। इन द टाउन टू गिल्ड्स रिस्ट्रिक्शन वेर रिमूव्ड, कस्बों में जो गिल्ड्स यानी ग्रुप रिस्ट्रिक्शन थे उसे भी समाप्त कर दिया गया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेर इम्प्रूव्ड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को बढ़ाया गया। पीजेंट, आर्टिसियन वर्क एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉयड न्यू फाउंड फ्रीडम्स। कह रहा है कि जो पीजेंट थे, आर्टिसियन थे, वर्कर्स थे, बिजनेसमैन थे नए नए, उन्होंने इस नए फ्रीडम को एंजॉय करना शुरू किया। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड particular began to realize that uniform laws, standardized weight and measures, and common national currency would be facilitate to move exchange the goods and capital from one region to another। नया सिस्टम है, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन थे, प्रोड्यूसर थे, गुड्स थे, उन्होंने इस नए सिस्टम का काफ़ी स्वागत किया। उन्होंने स्टैंडर्डाइज वेट का स्वागत किया, मेजरमेंट का स्वागत किया, एक कॉमन नेशनल करेंसी का वेलकम किया और उन सारी फैसिलिटीज़ का स्वागत किया जिससे वो एक गुड और कैपिटल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक्सचेंज कर सकते थे विदाउट एनी प्रॉब्लम। हाउएवर, इन द एरिया एक्वायर्ड टू द रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन, फ्रेंच रूल्ड वेर मिक्स्ड। कह रहा है कि जो एरियाज थे जहाँ पर
लोकल पॉपुलेशन थी फ्रेंच एरियाज में, वहां पर इसका रिएक्शन देखने को मिला। इंटेंटली इन मेनी प्लेस सच एज हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, वेल, सर्टन सिटीज लाइक ब्रस्टिल, मेंज, मिलान एंड वर्साज, द फ्रेंच आर्मी वेयर वेलकम एट द हॉबियर्स लिबर्टीज। कह रहा है कि कुछ जगहों पर, जैसे हॉलैंड, स्विट्जरलैंड के कुछ सिटीज में, जैसे ब्रस्टिल, मेंज, मिलेंस और वर्षा में फ्रांसीसी आर्मी को एक स्वतंत्रता के प्रतीक आर्मी के रूप में उनका स्वागत किया गया। बट द enthusiasm soon turned in the hostility and became clear that new administrative arrangement did not go hand to hand with the political freedom। कह रहा है लेकिन जल्द ही इसका जो इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का जो प्रतिबिंब था वो अपोजिट हो गया, या इस पे लोगों और इस सिस्टम से लोग घृणा करने लगे, क्योंकि यह जो सिस्टम था वो हैंड बाय हैंड पॉलिटिकल फ्रीडम्स को ले रहा था, यानी राजनीतिक स्वतंत्रता लोगों की छीन रहा था। इंक्रीजिंग टैक्सेशन, सेंसरशिप फोर्स, ascriptions to the French army required to conquer the rest of Europe all seems to be outweighed in advance of the army administrative changes। लगातार बढ़ते टैक्सेशन के कारण जो फोर्स था, जो कंजम्पशन था, फ्रेंच आर्मी की ज़रूरतों को यूरोप में जो पूरा किया जाने लगा, जिसके कारण उसके एडवांटेज या उसमें हो रहे बदलावों को करने के लिए वहाँ के लोग एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज की तरफ फोर्स करना प्रारंभ कर दिए। यानी वहाँ पर फ्रांसीसी आर्मी को आउटपैक्स कहा गया और उसके एडवांटेज और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज के लिए राष्ट्रवाद का या नेशनलिज्म फीलिंग को लोगों के अंदर जन्म दिया जाने लगा, या राष्ट्रवाद की फीलिंग्स को डेवलप किया जाने लगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिएगा, और अपने कमेंट हमें ज़रूर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।